मैंने अपनी फैमिली की फिशिंग बोट में बस थोड़े से बदलाव किए थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा डैड इतना डर जाएगा। आखिर एक फिशिंग बोट पर शिपबॉर्न कैनन की क्या जरूरत है? ऊपर से मशीन गन टरेट्स के 2 सेट्स, ये सब क्या है? यहां तक कि इसमें एक मिसाइल साइलो भी लगा है। क्या हमने जो मछलियां पकड़ी उन्होंने कोई हेवनली लॉ तोड़ दिया था या क्या? मेरे डैड इतने घबरा गए कि उन्होंने मुझे तुरंत खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए घसीटना शुरू कर दिया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में मैंने देखा था कि कैसे समुद्र में मछली पकड़ते वक्त पायरेट्स ने डैड पर हमला किया था और हमारे पूरे परिवार को मार डाला था। मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं वापस आ गया। इस बार मैंने डैड को समुद्र में जाने से नहीं रोका, बल्कि अपनी चीट पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथों से शिपबॉर्न वेपन्स का एक पूरा सेट तैयार किया और उस फिशिंग बोट को एक मॉब M क्लास फ्रिगेट में बदल दिया। फिर मैं डैड के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। रवाना होने से एक दिन पहले मैंने अपने बनाए हुए सारे हथियार सीधे डॉक पर ला खड़े किए। मैंने गर्व से सिर उठाकर डैड से कहा, डैड, इन चीजों के होते हुए अब हमारे कार्गो शिप को समुद्र में पायरेट से कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। वो जो सबसे अंदर की तरफ है उसे AK-630 कहते हैं। ये एक ट्विन 6 बैरल 30 mm क्लोज इन डिफेंस कैनन है। जब हम इसे पायरेट्स पर इस्तेमाल करेंगे तो ये उतना ही आसान होगा जैसे रसोई के चाकू से सब्जी काटना। और ये टाइप 65 एंटी फ्रॉगमैन ग्रेनेड लॉन्चर है। इसे खास तौर पर उन पायरेट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है जो तैरकर हमारे कार्गो शिप के पास छुपकर आने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 14.58 mm कैलिबर मशीन गन्स भी हैं। गल्फ ऑफ एडन में चाहे कितने भी पायरेट्स क्यों ना हो, हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन मेरे डैड लिन जेंगहाई डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने कभी आर्मी में काम नहीं किया था, लेकिन वो सालों से शिपिंग बिजनेस में थे, इसलिए उन्होंने कई मिलिट्री शिप्स देखे थे। इन गन बैरल्स और माउंट्स को देखते ही वो समझ गए कि ये वॉरशिप्स के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हैं। लिन जेंगहाई तुरंत घबरा गए। ओ मेरे छोटे पूर्वज, अभी के अभी चुप हो जा। तूने ये चीजें कहां से चुराई हैं? इन चीजों को पास रखने के लिए तुझे मौत की सजा हो सकती है। तेरा अभी अभी तिंगवा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। हमारा परिवार ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी पुलिस के पास ले जाकर अपना जुर्म कबूल करवाता हूं। चल, खड़ा क्या देख रहा है? इतना कहकर डैड ने मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए जोर से खींचने की कोशिश की। मैंने झटके से उनका हाथ छुड़ाया। डैड, आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं छुड़ाया, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी मेरे चाचा लिन जेंग जियांग लड़खड़ाते हुए वहां आए। उन्होंने इन हथियारों को देखा और हंसते हुए बोले, जिंगलान, तू ये मूवी प्रॉप्स कहां से लाया है? ये तो दिखने में एकदम असली लग रहे हैं। लिन जेंगहाई एक पल के लिए ठिठक गए, फिर जल्दी से पूछा, बड़े भाई, आपका मतलब है कि ये मूवी प्रॉप्स हैं? चाचा बोले, और क्या, तुझे क्या लगता है ये असली हैं? मैंने ऐसी चीजें टीवी पर देखी हैं, एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये नकली हैं। वैसे भी जिंगलान अभी बच्चा है, उसे ऐसी चीजें कहां से मिलेंगी? वो बस तेरे मजे ले रहा है। अपने बड़े भाई की बातों पर यकीन करके लिन जेंगहाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोएं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे पर एक चपत लगाई। तू छोटा बदमाश, 2 साल के स्कूल चला गया, अब अपने बाप से झूठ बोलने लगा है? मैं बोला, डैड, ये सब सच में असली हैं। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? वो हंसते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, डैड को तुझ पर पूरा यकीन है, अब जल्दी से इन्हें जहाज पर ला दो। लिन जेंगहाई बस मेरा मन रखने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी निकाला और सबको मदद के लिए बुलाया। जब उन्होंने देखा कि बाकी रिश्तेदारों के चेहरे पर भी वही हैरानी है जो उनके चेहरे पर थी, तो लिन जेंगहाई ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया, सब लोग घबराओ मत, ये सब सिर्फ प्रॉप्स हैं, हम इनका इस्तेमाल पायरेट्स को डराने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल खेत में खड़े बिजूके की तरह काम करते हैं। जब सबने ये सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी हथियारों को जहाज पर लादने लगे। वो बार बार तारीफ कर रहे थे कि ये प्रॉप्स कितने असली दिखते हैं। मैं पूरी तरह खामोश था। मैंने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अगर वो इन्हें प्रॉप्स समझना चाहते हैं तो समझने दो। जब तक ये वक्त आने पर सबको सुरक्षित रख सकते हैं, बस वही मायने रखता है। ऊपर से इससे मैं अपने डैड के उस इंसाफ के जज्बे से भी बच गया जहां वो मुझे पुलिस के हवाले करने वाले थे। अगले दिन कार्गो शिप अपने तय समय पर रवाना हो गया। वो एक दूसरे डॉक की तरफ बढ़ रहा था जहां मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन पर चेकिंग होनी थी। कुछ ही देर बाद मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन के अंदर स्टेशन चीफ वांग बिंगी अपने ऑफिस में बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पलट रहे थे। अचानक एक सोल्जर हांफते हुए अंदर आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने ऑफिस का दरवाजा झटके से खोला। चीफ, चीफ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। समुद्र में एक आर्म्ड वेसल देखा गया है। ये दिखने में एक मामूली कार्गो शिप जैसा है,
लेकिन इस पर ट्विन 6 बैरल क्लोज इन डिफेंस कैनन लगा हुआ है। वांग बिंगी का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। ट्विन 6 बैरल क्लोज इन डिफेंस कैनन? अगर इसने पास से फायर किया तो डॉक के पास मौजूद कोई भी जहाज बच नहीं पाएगा। वांग बिंगी हवा की रफ्तार से ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ भागे। यकीनन उन्होंने देखा कि जहाज पर लगे हथियार बिल्कुल वैसे ही थे जैसा सोल्जर ने बताया था। उस क्लोज इन डिफेंस कैनन का कैलिबर शायद 30 मिलीमीटर्स के आसपास था। हमें तुरंत भीड़ को वहां से हटाना होगा और हायर हेडक्वार्टर से बैकअप मांगना होगा। ये रडार स्टेशन वाले आखिर कर क्या रहे हैं? वांग बिंगी बहुत परेशान और गुस्से में थे। तभी एक और सोल्जर ऊपर देखते हुए चिल्लाया, स्टेशन मास्टर, युनहाई जहाज जिसका आईडी नंबर 89757 है, डॉकिंग और इंस्पेक्शन की परमिशन मांग रहा है। वांग बिंगी एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने अपना हाई पावर्ड बिनोक्यूलर्स उठाकर गौर से देखा। उस अनजान आर्म्ड शिप पर भी वही नंबर 89757 था और उसके अगले हिस्से पर साफ साफ युनहाई लिखा था। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कब से घरेलू कार्गो शिप्स को हथियार ले जाने की इजाजत मिल गई, और वो भी इतने हाई एंड शिपबोर्न इक्विपमेंट? वांग बिंगी तुरंत अपने ऑफिस वापस गए और कार्गो शिप की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन किया। सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद उन्होंने कॉल करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम उठाया। युनहाई ओशन कार्गो वेसल, मैं हाइजो मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन का स्टेशन मास्टर वांग बिंगी बोल रहा हूं। तुम्हारे जहाज पर इन हथियारों का क्या चक्कर है? लिन जंगहाई को जब कॉल मिला तो उन्होंने बताया कि ये हथियार सिर्फ प्रॉप्स हैं ताकि पायरेट्स को डराया जा सके, और उन्होंने शुरू से अंत तक पूरी बात समझा दी। वांग बिंगी ने जब ये सुना तो आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने जहाज को पहले एक दूर वाले स्पॉट पर डॉक करने का आदेश दिया और फिर खुद अपनी टीम के साथ इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़े। जल्द ही युनहाई धीरे धीरे बर्थ की तरफ आ गया। लिन जंगहाई ने जल्दी से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कागजात अपनी आईडी के साथ इकट्ठे किए और वांग बिंगी को थमा दिए। वांग बिंगी ने फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक किए। सारे आईडीज और कागजात देखने के बाद उन्हें कोई कमी नहीं मिली। उन्होंने तुरंत अपनी इंस्पेक्शन टीम को जहाज पर चढ़ने और हर कोने की तलाशी लेने का हुक्म दिया। जब उन्होंने ऊपर डेक पर ट्विन बैरल 6 ट्यूब क्लोज इन डिफेंस नेवल गन को देखा तो वो एक पल के लिए पूरी तरह दंग रह गए। अपने सालों के मिलिट्री एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के साथ उन्हें वो जितना ज्यादा देख रहे थे उतना ही वो प्रॉप्स नहीं लग रहे थे। वो मुड़े और लिन जंगहाई को घूरते हुए बोले, कैप्टन लिन, आपने अपने जहाज पर यह सब लगाने का फैसला क्यों किया, और आपका दावा है कि ये पायरेट्स को डराने के लिए है? उनका सवाल सुनकर लिन जंगहाई घबराने के बजाय गर्व महसूस करने लगे। मेरे बेटे ने मुझे चेतावनी दी थी कि आजकल गल्फ ऑफ एडन सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उसने खास तौर पर मेरे लिए ये सब मंगवाया है। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो मैं भी दंग रह गया था। मेरा बेटा बहुत होशियार है। वो इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हाइजो का टॉप स्कोरर रहा है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर? रुको, क्या तुम्हारे बेटे का नाम लिन जिंगलान है? जी हाँ, वही है। वांग बिंगी के घर पर भी एक बच्चा है जिसने इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उसने ये नाम पहले कई बार सुना था। ठीक उसी वक्त कुछ सोल्जर्स जो दूसरे इलाकों की जांच कर रहे थे रिपोर्ट देने वापस आए। स्टेशन मास्टर, जहाज का सामान तो ठीक है, लेकिन पीछे वाले कैबिन के एकदम आखिर में एक कमरा लॉक्ड है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, वांग बिंगी का चेहरा तुरंत उतर गया। लिन जंगहाई को भी घबराहट होने लगी। क्या अंदर का रियर कैबिन सिर्फ एक छोटा स्टोरेज रूम नहीं है जहां हम आमतौर पर कबाड़ और कचरा जमा करते हैं? ये अचानक लॉक क्यों है? माहौल को तुरंत तनावपूर्ण होते देख मैं जल्दी से बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उस कमरे को एक टेम्पररी मॉनिटरिंग रूम में बदल दिया है। मैंने उसके अंदर एयर टू ग्राउंड रेडार और अकूस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं। बस निकलते वक्त आदत के मुताबिक मैंने उसे लॉक कर दिया था। मैं अभी जाकर उसे खोलता हूं। बेशक मैंने सिर्फ आधा सच बताया था। मैंने ये नहीं बताया कि उसका असली काम क्या है। उन 2 कंप्यूटर्स का असली मकसद बड़े बाहरी हथियारों को दुश्मन की फायर पहचानने और हमला करने में मदद करना था। फिर मैं उन्हें रियर कैबिन की तरफ ले गया, अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। वांग बिंगी ने पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर मॉनिटरिंग फीड देखी, फिर उनकी नजर कोने में रखे 2 लकड़ी के बक्सों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वहां सच में 30 mm क्लोज इन डिफेंस वेपन्स के 2 सेट्स थे और साथ में जनरल पर्पस मशीन गन्स भी। उनकी मेटालिक टेक्सचर और बारीकी को देखकर वो थोड़े हक्का बक्का रह गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक हथियार बाहर निकाला, उसे पास से पकड़ा और बार बार गौर से उसकी जांच करने लगे। लेकिन जैसे ही उसने की स्ट्रक्चरल पार्ट को छुआ, उसकी उंगलियों को एक खाली गैप महसूस हुआ। वांग बिंगी ने चुपके से चैन की सांस ली। एक पल के लिए उसे लगा था कि ये सब असली है,
शुक्र है कि इनमें जरूरी कंपोनेंट्स गायब थे। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इनसे एक गोली भी नहीं चल सकती थी। उसका चेहरा रिलैक्स होते देख मैंने तुरंत सफाई दी। जब मैं क्लोज इन डिफेंस गन्स बना रहा था तो मैंने साइड में ये भी बना लिए। बस खाली समय में बचे हुए मटेरियल्स और पार्ट्स का इस्तेमाल करके इन्हें जोड़ दिया। वांग बिंगी ने सिर हिलाया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। आखिर आजकल समंदर वैसे भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ 3 महीने पहले गल्फ ऑफ एडन में एक हादसा हुआ था, इसीलिए आजकल चलने वाले सभी कार्गो शिप्स बहुत सावधान रहते हैं। ऊपर से उसे पता चला कि लिन फैमिली पीढ़ियों से मछुआरे हैं और इतने सालों में हमारा रिकॉर्ड एकदम बेदाग रहा है। आखिरकार उसने अपना पेन उठाया, कागजात साइन किए और हमें जाने की इजाजत दे दी। जाने से पहले उसने एक बार फिर डेक पर रखी क्लोज इन डिफेंस गन्स की तरफ देखा। ये चीजें यहाँ रखी हुई बहुत डरावनी लगती हैं। इन्हें किसी तिरपाल वगैरह से ढक देना ताकि दूसरे लोग इन्हें देखकर कोई गलत अंदाजा न लगा लें। लिन जिनहाई ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी बात मान ली। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। वांग बिंगी और उसके साथियों को जाते देख मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारे की कंपोनेंट्स निकाल दिए थे, वरना आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। जल्द ही यूनहाई ने फिर से अपना सफर शुरू किया। मैं रेलिंग के पास खड़ा होकर अंतहीन समंदर को निहार रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इस ट्रिप से हमें 10 लाख से ज्यादा का मुनाफा होगा। जब हम वापस लौटेंगे तो तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, घर की किसी बात की चिंता मत करना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और काम नहीं कर पाऊंगा, तब मैं अपने बेटे की दी हुई ऐश की जिंदगी जीऊंगा। अपने पिता के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर मैंने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा सीना समुद्री लुटेरों के प्रति नफरत की आग से जल रहा था। कौन जानता था कि आग और गोलियों के बीच देखा गया ये छोटा सा सपना आगे चलकर कभी ना खत्म होने वाले दर्द में बदल जाएगा। मेरी पिछली जिंदगी में इस बात ने मुझे पूरे 4 साल तक दिन रात तड़पाया था, यहां तक कि मैं दुख और डिप्रेशन में मर गया। इसीलिए इस जन्म में मैंने अपने पिता को इस सफर पे आने से नहीं रोका, क्योंकि मैं उन पायरेट्स को ये सिखाने वाला हूं कि खून का बदला खून से चुकाने का क्या मतलब होता है। जो हद से ज्यादा पाप करते हैं वे खुद अपना विनाश कर लेते हैं। समंदर की जिंदगी वाकई बहुत बोरिंग होती है। 20 से ज्यादा दिनों के बाद कार्गो शिप आखिरकार सोमाली वाटर्स में दाखिल हुआ। मेरा दिल गले तक आ गया था। लुटेरों का जरा सा भी सुराग जल्द से जल्द पाने के लिए मैं पूरा दिन बिनोकुलर से समंदर को देखता रहता। एक दिन मैं अभी कुछ ही देर से देख रहा था कि तभी मुझे दूर पानी में कुछ अजीब लहरें उठती हुई दिखीं। इस बदलाव ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया, क्योंकि समंदर की आम लहरें लंबी और धारियों जैसी होती हैं, लेकिन ये लहरें साफ तौर पर किसी यॉट या स्पीडबोट के पानी को चीरने से बनी थीं। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और हाथों में बाइनोक्यूलर्स को और कसकर पकड़ लिया। यकीनन दूर एक छोटा काला धब्बा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पायरेट्स, ये पक्का पायरेट्स हैं। मैं तुरंत मुड़ा और केबिन की तरफ भागा। डैड, हमारे दक्षिण पूर्व में शायद पायरेट्स हैं। वे बहुत तेजी से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें निशाना बना लिया है। जल्दी आकर देखिए। आधे अधूरे सो रहे लिन जिनहाई ने जैसे ही ये सुना, वो झटके से उठकर बैठ गया। उसने मेरे हाथ से बिनोक्यूलर्स लिए डेक की तरफ भागा और दूर देखने लगा, लेकिन एक नजर देखते ही लिन जिनहाई सदमे से सुन रह गया। दर्जनों स्पीड बोट्स, जिनमें से हर एक पर 4-5 लोग सवार थे, और उन सब के हाथों में हथियार थे। स्टैंडर्ड AK राइफल्स, सब मशीन गन्स और यहां तक कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी थे। पलक झपकते ही लिन जिनहाई ने पास लगा अलार्म बजा दिया। सभी क्रू ध्यान दें, सभी क्रू ध्यान दें। स्पीड बोट्स पर सवार पायरेट्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इंजन की ताकत को मैक्सिमम पर ले जाओ। जितनी जल्दी हो सके इन लुटेरों से पीछा छुड़ाओ। जहाज पर मौजूद हर कोई तुरंत घबरा गया और दहशत में दूर की तरफ देखने लगा। क्या हम मरने वाले हैं? मैं अभी मरना नहीं चाहता। चलो अभी सरेंडर कर देते हैं, उन्हें अपना सारा सामान दे देते हैं, शायद वे हमारी जान बख्श दे। मुझे मरना नहीं है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कैप्टन ली, जल्दी उनसे बात कीजिए, हम उन्हें अपने सारे पैसे दे देंगे। सबकी चीख पुकार और रोना सुनकर लिन जिनहाई चिल्लाया, तुम सब अभी के अभी चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि भीख मांगने से वो लुटेरे हमें छोड़ देंगे? इसी के साथ लिन जिनहाई ने मदद के लिए लोकल अथॉरिटीज को कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन उठाया। लेकिन लिन जिनहाई की बात सुनने के बाद उन्होंने बस लापरवाही से कह दिया कि वे तलाश के लिए लोग भेजेंगे। दूसरी तरफ से उस बेरुखी भरी आवाज को सुनकर लिन जिनहाई का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन उसने आसपास किसी को इस बारे में नहीं बताया और इसके बजाय हाइजो मिलिट्री चेकपॉइंट पर कॉल किया। यूनहाई को मदद मांगते देख वांग बिंगी घबरा गया और तुरंत पास खड़े सैनिक पर चिल्लाया,
जल्दी करो, लोकल मैरीटाइम एस्कॉर्ट टीम से संपर्क करो। पूछो कि वहां क्या हालात हैं। पास खड़ा सैनिक तुरंत काम पर लग गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने स्टेशन चीफ को रिपोर्ट दी। सर, उन्होंने कहा कि उन्होंने लोग भेज दिए हैं, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। वांग बिंगी ने गुस्से में कमांड कंसोल पर हाथ मारा, कुछ देर सोचा और फिर बोला, जल्दी चेक करो कि क्या यूनहाई के पास कोई पेट्रोलिंग फ्रिगेट्स हैं। उनसे कहो कि लोंगुओ के नागरिकों पर पायरेट्स ने हमला किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। पास खड़े सैनिक ने तेजी से कीबोर्ड चलाया। उसे पता चला कि यूएस फोकर फ्रिगेट फ्लीट पास में ही गश्त लगा रहा है। लेकिन जब उन्होंने मदद की गुजारिश सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लोंगुओं के नागरिक खतरे में हैं तो इससे हमारा क्या लेना देना। अगर तुम चाहते हो कि हम उन्हें बचाएं तो ये नामुमकिन नहीं है। पहले अपनी लोंगबुआ सरकार से यूएस सरकार को एप्लीकेशन दिलवाओ। एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए फिर हम मदद के लिए जाएंगे। ये सुनकर वांग बिंगी अपने दांत पीसने लगा। उसे इस कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि एक कमजोर देश की कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। लेकिन तभी पास खड़ा एक सैनिक घबराकर बोला, स्टेशन चीफ, कुछ गड़बड़ है। उस इलाके के ऊपर हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स अचानक ब्लॉक हो गए हैं। यूनहाई के आसपास के पूरे इलाके में सैटेलाइट सिग्नल्स पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं। वांग बिंगी को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब समझने को बचा ही क्या था। उन कमीनों ने खुद सैटेलाइट सिग्नल्स काट दिए थे। वही इन लुटेरों के असली आका हैं। उस जीनियस लड़के के बारे में सोचकर वांग बिंगी अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका दिल गहरी निराशा से भर गया। इसी बीच यूनहाई कार्गो शिप पर लिंग झेनहाई ने अपने हाथ में पकड़े सैटेलाइट फोन को देखा, जिसकी स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। वो भी पूरी तरह टूट चुका था। वो घबराई हुई भीड़ की तरफ मुड़ा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बिना लड़े हार मानने से बेहतर है कि हम अपनी जान की बाजी लगा दें और लड़ते लड़ते मर जाएं, ताकि बच्चों को भागने का कुछ समय मिल सके। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो उन कमीनों से लड़ते हैं। भले ही हम उन्हें हरा ना सकें, लेकिन हम उन्हें कच्चा चबाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों को जितनी जल्दी हो सके जहाज से नीचे कूदने को कहो। शोर शराबे वाला केबिन धीरे धीरे शांत होने लगा। किसी ने लोहे की रॉड उठा ली तो किसी ने लकड़ी के डंडे। हाँ, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से अच्छा है कि हम अपनी पूरी ताकत से इन लुटेरों का मुकाबला करें। जब लिन झेनहाई ने देखा कि सब शांत हो गए हैं तो वो अपने बेटे से आखिरी बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वो मुझे ढूंढने बाहर निकलने वाला था, मैं केबिन में घुसा और सबके सामने चिल्लाया, सब शांत हो जाइए, हम इन पायरेट्स को रोक सकते हैं। मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि जो हथियार मैंने बनाए हैं वो कोई मॉडल नहीं बल्कि असली हैं। इतना कहकर मैंने 2 बक्से खींचकर बीच में रखे। एक बक्से से मशीन गन निकाली, फिर दूसरे बक्से से उसके की कंपोनेंट्स निकाले और देखते ही देखते उस मशीन गन को जोड़ दिया। प्लीज, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी या आपकी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। जहाज पर मौजूद हर कोई सन्न रह गया। वो अपने दिलों की घबराहट को दबाकर एक्शन लेने लगते हैं। उधर समंदर में पायरेट्स का एक ग्रुप मजे में गाना गाते हुए अपनी स्पीड बोट्स पर आगे बढ़ रहा है। उनकी आंखों में पागलपन और एक्साइटमेंट साफ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही उनकी असॉल्ट बोट्स उस कार्गो शिप के 3 नॉटिकल माइल्स के दायरे में पहुंचती हैं, एक लुकआउट का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। वो भागकर अपने बॉस हसन सालेह के पास जाता है और जो उसने देखा वो सब बता देता है। हसान के मुंह में एक सिगार है। वो पास खड़े पायरेट से बिनोक्यूलर्स लेता है और खुद देखने लगता है। उसके माथे पर शिकन आ जाती है। इस शिप पर नेवल गन कहां से आई और इतने सारे लोग जनरल पर्पस मशीन गन्स लेकर क्यों तैनात हैं? क्या ये एक मामूली कार्गो शिप नहीं थी? पर जब वो और गौर से देखता है तो हसन हंसने लगता है। उसे दिखता है कि बंदूकें पकड़े हुए वो लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। कुछ के पास तो बंदूकें भी नहीं हैं, वो बस लोहे की रॉड और लकड़ियां पकड़कर खड़े हैं। हसन को लगता है कि उसने उनकी चाल पकड़ ली है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वो बेपरवाही से बिनोक्यूलर्स नीचे रखता है और हंसते हुए कहता है, घबराओ मत, ये बेवकूफ़ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास हथियार तो हैं, लेकिन हर एक के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। कुछ ने तो बस गिनती पूरी करने के लिए लकड़ियां पकड़ रखी हैं। ये सब बस एक स्मोक स्क्रीन है। ये प्रॉप्स और डेकोरेशंस उन्होंने कहीं से जुगाड़े होंगे। चलो लड़को, हमला करो। उसके गुर्गों को जैसे सब समझ आ जाता है और वो हसन को और भी ज्यादा इज्जत से देखते हुए अपनी स्पीड बोट्स की रफ्तार बढ़ा देते हैं और यूनहाई की तरफ टूट पड़ते हैं।
इधर यूनहाई कार्गो शिप पर सबको सेल्फ डिफेंस के लिए मशीन गन्स बांटने के बाद मैं फौरन पहले से तैयार किए गए वेपन्स कंट्रोल रूम में चला जाता हूं। मैं रेडार से टारगेट्स को लॉक करता हूं और उन लोगों के आखिरी जाल में फंसने का इंतजार करने लगता हूं। बस अफसोस इस बात का है कि तैयारी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर्स या फेज लॉकिंग सिस्टम्स नहीं है। मैं सिर्फ एक अंदाजे से निशाना लगा सकता हूं। एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक्स मुमकिन नहीं है, लेकिन इन पायरेट से निपटने के लिए इतना काफी है। आखिरकार जब वो असॉल्ट बोट्स 200 से 300 मीटर की दूरी पर आती हैं तो मैं मन ही मन गिनती शुरू करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही मेरी गिनती खत्म होती है, डेक पर लगी नेवल गन से मशीनी आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल गोलियों की बौछार के साथ आग की लपटें निकलती हैं। सबसे आगे चल रही असॉल्ट बोट्स के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो धमाके के साथ फट जाती हैं। पूरे समंदर में आग का तांडव मच जाता है और पलक झपकते ही उनकी 1 दर्जन से ज्यादा असॉल्ट बोट्स तबाह हो जाती हैं। बाकी बचे हुए पायरेट्स ये मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। कुछ को तो मुड़ने तक का मौका नहीं मिलता और वो इतने डर जाते हैं कि कंट्रोल खोकर सीधे समंदर में जा गिरते हैं। सिर्फ कुछ ही नावें वहां से भागने में कामयाब होती हैं। उनका वो सारा जोश और पागलपन अब गायब हो चुका है। यूनहाई पर मौजूद हर कोई इस नजारे को फटी आंखों से देख रहा है। हम जीत गए, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। हमने उन पायरेट्स को धूल चटा दी और उन्हें भगा दिया। ये हथियार वाकई काम करते हैं, ये असली हैं। अब हम नहीं मरेंगे। वो पायरेट्स तो इतनी जल्दी भागे कि मुझे गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला। हर कोई मौत के मुंह से बाहर आने की उस खुशी में डूबा हुआ है। कोई पागलों की तरह हंस रहा है तो किसी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। डर खत्म नहीं हुआ था, बस अब उसका रुख बदल रहा था। दूसरी तरफ जान बचाकर भाग रहे पायरेट्स अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। शैतान है वो। ड्रैगन कंट्री के सब लोग शैतान हैं। वो मंजर बहुत खौफनाक था। मुझे बस घर वापस जाना है। हसन अपनी जांघ को पकड़कर कराह रहा है जहां उसे गोली लगी थी। उस भयानक दर्द को सहते हुए वो अपना सैटेलाइट फोन निकालता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है वो फौरन एक नंबर मिलाता है। बॉस, इस बार हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये एक मर्चेंट शिप है, लेकिन वो तो आतंकियों की एक फेक वॉरशिप निकली। हमने अपनी 20 से ज्यादा असॉल्ट स्पीडबोट्स और करीब 100 आदमी खो दिए हैं। दूसरी तरफ फोन पर बैठा बॉस अपनी रेड वाइन का घूंट भर रहा था। हसन की रिपोर्ट सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। उन कमीनों की इतनी हिम्मत कि हमें गलत इंटेल दिया। तुम अपने आदमियों को लेकर वापस आओ और आराम करो। मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये कहकर वो सीधे फॉल्क एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर रॉस कोलमैन को फोन लगाता है। लेकिन जब रॉस सुनता है कि ड्रैगन कंट्री की उस शिप के पास वॉरशिप ग्रेड वेपन्स हैं, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो सामने वाले के सवालों को अनसुना कर देता है और सीधे फोन काट देता है। वो तुरंत ऑर्डर्स जारी करता है। फॉल्क फ्रिगेट फ्लीट को अभी के अभी रवाना करो। सीधे ड्रैगन कंट्री की यूनहाई कार्गो शिप के पास पहुंचो। उन बेवकूफों ने एक मर्चेंट शिप को मिलिट्री फ्रिगेट में बदला है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज का सीधा उल्लंघन है। वहां जाकर सबूत के तौर पर फोटोज लो, फिर उन्हें सीधे डुबो दो और सारा माल जब्त कर लो। ये ऑर्डर्स देकर रॉस खुशी से ठहाके लगाने लगता है। इसी बीच यूनहाई पर मैं जश्न मनाती भीड़ को देख रहा हूं और अचानक मुझे कुछ याद आता है। अपनी पिछली जिंदगी में 2007 में अपने पिता की मौत के बाद मैं हमेशा गल्फ ऑफ एडन की खबरों पर नजर रखता था। 2010 के आसपास ऐसी अफवाहें थीं कि वेस्टर्न कंट्रीज और पायरेट्स के बीच सांठ-गांठ है। ऊपर से अभी जो सैटेलाइट सिग्नल अचानक कटा था, उससे शक और गहरा हो जाता है। मैं चिल्लाकर कहता हूं, अभी के अभी सब कुछ रोक दो। फौरन नेवल गन के बैरल्स को खोलकर अलग करो। जैसे ही हम उन्हें डिसमेंटल करके खत्म करते हैं, हमें दूर से यूएस की फॉल्क फ्रिगेट आती हुई दिखाई देती है। यकीनन ये वही मुसीबत की जड़ है। मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और मुझे एक बेहतरीन आइडिया आता है। मैं अपने पिता की तरफ मुड़कर कहता हूं, जल्दी कीजिए और एक ओपन टेलीग्राम भेजिए। कहिए कि हम यूएस वॉरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। हम इस एहसान के लिए उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। मेरी बात सुनकर लिन जेंगहाई दंग रह जाते हैं। बाकी लिन फैमिली भी अपनी जगह जम जाती है। हमने पायरेट्स को खुद हराया है, तो हम उन्हें शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? सबका रिएक्शन देखकर मैं कुछ छुपाता नहीं और सीधे समझाता हूं। डैड, जरा सोचिए, जब पास में ही यूएस वॉरशिप पेट्रोल कर रही है तो यहां इतने पायरेट्स कैसे घूम रहे हैं? मुझ पर भरोसा रखिए, ये एकदम सही चाल है। दूसरी तरफ यूएस फॉल्क फ्रिगेट पर कैप्टन चार्ल्स वॉकर समंदर में फैले मलबे को देख रहा है और फिर दूर खड़ी यूनहाई को।
उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है। जैसे ही हम यूनहाई तक पहुंचेंगे और फोटोज लेंगे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चार्ल्स अभी प्रमोशन के सपने देख ही रहा था कि तभी फॉल्क एयरक्राफ्ट कमांडर रॉस का फोन आता है। लानत है तुम पर, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? वो ड्रैगन कंट्री के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुमने एम्बुश सेट करने में उनकी मदद की और पायरेट्स को हराया? तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने कब कहा था कि ड्रैगन कंट्री के लोगों की मदद करो? रॉस की दहाड़ सुनकर चार्ल्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसका एक जूनियर एक टेलीग्राम लेकर आता है। उसे पढ़ते ही चार्ल्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा था, यूएस फ्रिगेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पायरेट्स को हराने में ड्रैगन कंट्री की कार्गो शिप की मदद की। हम अपनी खुशी से 10,000 RMB दान कर रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिकन लोग इस तुच्छ भेंट को छोटा नहीं समझेंगे। चार्ल्स गुस्से में मेज पर हाथ मारता है। वो बुरी तरह तिलमिला उठा है। वो सच में यूनहाई को तबाह करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन चूंकि सबको वो टेलीग्राम मिल चुका है, इसका मतलब है कि यूनहाई के सुरक्षित होने की खबर फैल चुकी है। अगर अब उन्होंने कोई कदम उठाया तो वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ देर बाद लोकल कोस्ट गार्ड वहां पहुंच जाती है, लेकिन उनकी पेट्रोल बोट यूनहाई के पास सवाल पूछने नहीं जाती, बल्कि यूएस फ्रिगेट के बगल में खड़ी हो जाती है। लगता है इन लोगों को भी हमारा प्लेन टेक्स्ट टेलीग्राम मिल गया है। उन्हें सच में लग रहा है कि यूएस ने मदद की है, इसलिए वो चापलूसी करने और शुक्रिया कहने दौड़े चले आ रहे हैं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि जब यूएस फ्रिगेट का कैप्टन इन लोगों की तारीफें सुनेगा तो वो खुश होगा या गुस्से में खून के आंसू रोएगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक डिंग की आवाज गूंजती है। होस्ट को नए वेपन ट्रायल को पूरा करने के लिए बधाई। सफलतापूर्वक 102 पायरेट्स को खत्म किया गया। अर्नड एन S++ रेटिंग। रिवॉर्ड 3000 पॉइंट्स। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखकर मैं हैरान रह जाता हूं। सिर्फ एक हथियार से इतने सारे लोग मारे गए। अगर मैंने बाद में दूसरे नए वेपन्स टेस्ट किए तो क्या होगा? क्या मुझे और भी लोगों को मारना होगा? नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि जो पायरेट्स इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं वे मरने के ही लायक हैं। मैं तो बस इंसाफ कर रहा हूं। खुद को समझाने के बाद मैंने सामने खड़े उस विशाल यूएस वॉरशिप की ओर देखा। आज के दौर में ड्रैगन कंट्री की टेक्नोलॉजी अभी भी यूएस से एक पायदान पीछे है। काश मुझे इस यूएस वॉरशिप की टेक्नोलॉजी मिल पाती। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे कानों में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी। बिल्कुल होस्ट, ये सिस्टम असली चीजों के आधार पर सिमुलेशन कर सकता है। अगर आप उस फ्रिगेट पर बोर्ड करते हैं तो पॉइंट्स खर्च करके इस वॉरशिप की टेक्नोलॉजी को सिमुलेट किया जा सकता है। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने खड़ा वो एक एक्टिव यूएस वॉरशिप है, जिसमें ऐसी कई हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो फिलहाल ड्रैगन कंट्री के पास नहीं है। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। मैं लालच में अपने हाथ मलने लगा। दूसरी तरफ यूएसएस फॉल कैरियर का कमांडर रॉस गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसका एक तीर से 3 शिकार वाला परफेक्ट प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। आखिर पासा उल्टा कैसे पड़ गया? उन्होंने पहले भी अनगिनत बार इस चाल का इस्तेमाल करके कई देशों के कार्गो शिप्स को लूटा था, लेकिन आज उनका दांव उल्टा पड़ गया। और तो और, अगर वो थैंक यू टेलीग्राम पब्लिक हो गया तो आगे चलकर पायरेट्स के जरिए लूटपाट करना नामुमकिन हो जाएगा। ऊपर से ये पायरेट्स बहुत जल्दी बदला लेते हैं। शायद भविष्य में वे खुद यूएस कार्गो शिप्स पर ही हमला कर दें। उनकी कमाई का पूरा धंधा ही चौपट हो गया था। इसी बीच समंदर की लहरों पर यूएस वॉरशिप और लोकल कोस्ट गार्ड की नाव धीरे धीरे यूनहाई की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही नावें किनारे लगीं, ड्रैगन कंट्री जैसा दिखने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी यूनहाई पर चढ़ा। वो उस इलाके में ड्रैगन कंट्री के एम्बेसडर वांग जिंगमिंग थे। वांग जिंगमिंग ने यूनहाई पर मौजूद हर किसी को देखा और उनकी आवाज में एक बेकाबू उत्तेजना थी। आप सभी की मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ड्रैगन कंट्री की नेवल पावर इतनी सीमित ना होती तो आपको कभी ये सब नहीं झेलना पड़ता। वांग जिंगमिंग की बातें सुनकर सब भावुक हो गए। हर कोई जानता था कि ड्रैगन कंट्री उन्हें बचाना चाहती थी, बस दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर भी वांग जिंगमिंग का लोकल कोस्ट गार्ड के साथ तुरंत वहां पहुंचना ही काफी था। जब सब बातें कर चुके तो मैं सीधा वांग जिंगमिंग के पास गया और बोला, अम्बेसडर वांग, आपका यहां व्यक्तिगत रूप से आने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बार हमारी जान उस यूएस फ्रिगेट की वजह से बची है, जो सही वक्त पर मदद के लिए आ गया। उन्हीं की वजह से हम खतरे से बाहर निकल पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें उस यूएस वॉरशिप पर ले चलें। मैं उन्हें आमने सामने शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये सुनकर वांग जिंगमिंग एक पल के लिए खामोश हो गए।
उन्हें यकीन नहीं था कि यूएस वाकई मदद के लिए आया होगा। वो सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन पास में लोकल कोस्ट गार्ड की मौजूदगी की वजह से उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अब जब मैंने खुद ये बात कही थी तो उन्होंने अपने शक को किनारे रखा और मान गए। जल्द ही वांग जिंगमिंग की मदद से मैं, मेरे पिता और बाकी लोग यूएसएस फॉल्क फ्रिगेट पर सवार हो गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही मेरा कदम यूएसएस फॉग फ्रिगेट पर पड़ा, मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक यूएसएस फॉग फ्रिगेट पर बोर्ड कर लिया है। अब फ्रिगेट का विश्लेषण शुरू किया जा रहा है। फेज्ड रेडार, गैस टर्बाइन यूनिट्स और बाकी कोर टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस जारी है। लॉन्च सिस्टम्स का एनालिसिस शुरू। शिप स्ट्रक्चर का एनालिसिस शुरू। एनालिसिस प्रोग्रेस 25%। अपने दिमाग में यह आवाज सुनकर मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहा था। जल्द ही हमारी मुलाकात फ्रिगेट के कैप्टन चार्ल्स से हुई। चार्ल्स के चेहरे पर बेहद रूखापन था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हों। लेकिन अभी एनालिसिस पूरा नहीं हुआ था। मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता था? मैं सीधा चार्ल्स के पास गया और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई यूएस दुनिया का असली पुलिसमैन है। आपने बिना डरे हमारी मदद की और हमें सुरक्षित रखा। मैं दिल से आपका आभार मानता हूं। ये सुनते ही गुस्से के मारे चार्ल्स के माथे की नसें फटने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। न वो उसे निगल पा रहा था, न उगल पा रहा था। अगर वो इन सब बातों से इनकार करता तो पायरेट्स के साथ उनकी मिलीभगत खुल सकती थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि सामने खड़ा ये लड़का, भले ही इसके शब्द ऊपर से ठीक थे, लेकिन वे बहुत ही तंज भरे लग रहे थे। चार्ल्स दांत पीसते हुए बोला, आम नागरिकों की रक्षा करना यूएस सोल्जर्स का फर्ज है। अगर और कुछ नहीं है तो अब आप जा सकते हैं। चार्ल्स हमें वहां से भगाना चाहता था, लेकिन मेरी डिक्रिप्शन अभी भी 90% पर अटकी थी। मैंने एक पल सोचा, मुस्कुराया और कहा, डियर सर, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने खास आपके लिए एक गाना लिखा है। कृपया मुझे इसे गाने का मौका दें। और फिर मैं गाने लगा। थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू ऑल सीजन्स आर वार्म, बिकॉज ऑफ यू द वर्ल्ड इज मोर ब्यूटिफुल। मैं वक्त काटने के लिए गाने को खींचता रहा और अपनी नजरें डिक्रिप्शन प्रोग्रेस पर टिकाए रखीं। जैसे ही प्रोग्रेस बार 100% हुआ, मैं तुरंत रुक गया और मुड़कर वहां से चल दिया। चार्ल्स हक्का बक्का रह गया। गाना अभी खत्म भी नहीं हुआ था और ये लड़का अचानक भाग क्यों गया? चार्ल्स को लगा जैसे आज उसका सिर फट जाएगा। युनहाई पर वापस आने के बाद वांग जिंगमिंग और लोकल कोस्ट गार्ड हमें डिलीवरी पोर्ट तक ले गए। हमने सामान सौंपा और अपना कमीशन लिया। वांग जिंगमिंग ने एक शानदार दावत रखी। वहां मौजूद लोकल पुलिस ने सीधे पूछा कि आखिर यूएस वॉरशिप ने पायरेट्स को कैसे हराया। वे इसे मीडिया में बड़ी खबर बनाना चाहते थे। मैं एक बत्तख की टांग चबाते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में समंदर का किस्सा सुनाने लगा। जब पायरेट्स आए तो हम बुरी तरह डर गए थे। हमारे जहाज पर मौजूद सारे हथियार तो बस दिखावे के थे। हमारे पास जो मिला हमने वही उठा लिया। कुछ लोगों ने तो पायरेट्स को रोकने के लिए पोचे तक का इस्तेमाल किया। मेरे चाचा भी उन्हें रोक रहे थे और तभी उनकी बंदूक की संगीन से उनका हाथ कट गया। वे मरते मरते बचे। पास ही बैठा लिन ज़ेंगहाई आंखें फाड़कर मुझे देख रहा था। उसे याद था कि उसका भाई तो घबराहट में फिसल गया था और डेक पर निकले लोहे के एक टुकड़े से उसे बस खरोंच आई थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस खाना ठूंसता रहा ताकि उसकी हंसी न छूट जाए। मैं अभी भी लोकल पुलिस को बड़े चाव से बता रहा था कि कैसे यूएस वॉरशिप ने शानदार एंट्री मारी। वॉरशिप ने रास्ता साफ कर दिया। सारी तोपें एक साथ गरजने लगीं। नजारा एकदम खौफनाक और जबरदस्त था। वे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यूएस वाकई इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन जब स्थानीय लोग ये सुन रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। क्या यूएस वाकई इतना ताकतवर है? अगर ऐसा है तो दशकों पहले ड्रैगन कंट्री ने उन्हें धूल चटाकर वापस क्यों भेज दिया था? वैसे भी यूएस खुद को दुनिया का पुलिसमैन कहता है, लेकिन उनके असली काम हमेशा शक के घेरे में रहते हैं। कायदे से उन्हें ड्रैगन कंट्री से नफरत होनी चाहिए, तो इस बार वे इतने मेहरबान क्यों थे? खैर, उस वक्त किसी ने यूएस को खुलेआम चुनौती नहीं दी। आखिर यूएस खुद को दुनिया का शहंशाह मानता है और उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। अगर ये कहानी बाहर निकली तो वे खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि यूएस की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जैसे ही ये मामला तूल पकड़ेगा, लोकल पायरेट्स के बीच यूएस की बची खुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। युनहाई ने जो टेलीग्राम भेजा था वो अब तक कई देशों के बड़े अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बन चुका होगा। अगर एम्बेसडर वांग जिंगमिंग एक और टेलीग्राम भेज देते हैं तो सच में मजा आ जाएगा।
और हुआ भी वही। वांग जिंगमिंग जल्द ही टेलीग्राम भेजने के लिए टेबल से उठ गए। उधर मैं भी वापस अपने खाने पर टूट पड़ा। तभी मेरी नजर क्रू मेंबर जांग मोहचाय पर पड़ी, जो अपना पेट पकड़कर खड़ा हुआ और बैंक्वेट छोड़कर बाहर चला गया। उसे देखकर मेरे चेहरे पर चिड़चिड़ाहट आ गई। जब पायरेट्स आए थे तो यही लड़का सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। वो बार बार सरेंडर करने की बात कर रहा था, जो वाकई बहुत अनोइंग था। ताज्जुब है कि इस छोटी उम्र के लड़के में जहाज के बुजुर्गों जितनी भी हिम्मत नहीं थी। जहां एक तरफ सब लोग जश्न मना रहे थे, वहीं समुंदर के दूसरी तरफ वैंग बिंगी फिक्र के मारे पागल हुआ जा रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई थी। वो दूर चमकते समंदर को देखता रहा। एक फौज खड़ी करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन एक नेवी बनाने में 100 साल। ड्रैगन कंट्री की नेवी को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन कंट्री के अपने नागरिकों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से वांग जिंगमिंग की एक्साइटेड आवाज आई। वैंग, जिस लड़के का तुमने जिक्र किया था वो मिल गया है और जहाज पर मौजूद हर इंसान बिल्कुल सही सलामत है। अब तुम फिक्र छोड़ दो। वांग बिंगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन खुशी के बाद उसके मन में एक सवाल आया। रुको, वो लोग बचे कैसे? क्या उन पायरेट्स का दिल अचानक पिघल गया था? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उन बेरहम गुंडों के पास ज़मीर नाम की चीज नहीं होती। ओल्ड वैंग, मुझे जल्दी बताओ कि आखिर वहां हुआ क्या? सच कहूं तो मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि यूएस फ्रिगेट उनकी मदद के लिए आई थी। पता नहीं उन लोगों को अचानक इंसानियत कैसे सूझ गई। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वैंग जिंगमिंग के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इससे पहले कि वो फोन काटते, एक लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ वांग जिंगमिंग की तरफ देखने लगा। मिस्टर एम्बेसडर, मैं जांग माओ चाय हूं, यूनहाई पर एक लेबरर। ये सुनकर वांग जिंगमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यूनहाई पर एक लेबरर? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने यूनहाई की सारी जानकारी पढ़ी थी। वो लिन फैमिली का जहाज था, तो ये लेबरर कहां से आ गया? लेकिन वांग जिंगमिंग ने यह बात जाहिर नहीं की। उसने जांग माओचाई को बैठने के लिए कहा। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम उस जहाज पर क्या काम करते हो? ये सुनते ही जांग माओचाई अपने हाथ मलने लगा। वो लिन फैमिली का जहाज है। वो बस अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। मेरा सरनेम अलग है, इसलिए वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो हर वक्त मुझ पर चिल्लाते हैं और मुझे मारते भी हैं। सारा मुश्किल और गंदा काम मुझसे ही करवाया जाता है। जांग माओचाई ने लिन फैमिली की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। हम एक ही गांव के हैं, तो फिर लिंग जिंगहान को ही सारा क्रेडिट क्यों मिलता है? सिर्फ इसलिए कि वो एक टॉप स्टूडेंट है और अब जहाज पर वेपन्स बना रहा है। सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं, जबकि मैं इतनी खामोशी से काम करता हूं और कोई मुझे नोटिस तक नहीं करता। जांग माओचाई के लहजे में नफरत साफ झलक रही थी। वांग जिंगमिंग उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इस लड़के का चेहरा साफ सुथरा था और हाथ देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो कोई मेहनत का काम करता है। वांग जिंगमिंग ने अपना शक जाहिर नहीं किया, बस उसे आगे बोलने का इशारा किया। मिस्टर एम्बेसडर, शायद आप नहीं जानते, लेकिन लिन जिंगलान और बाकी लोगों ने कानून तोड़ा है। उन पायरेट्स को अमेरिकन्स ने नहीं मारा, बल्कि लिन जिंगलान और उसके साथियों ने उन्हें खत्म किया है। और जहाज पर जो चीजें हैं वो महज मॉडल्स नहीं हैं, वो असली और चालू हालत में मौजूद वेपन्स हैं। उस लड़के लिन जिंगहान ने वो सब इल्लीगल तरीके से बनाया है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें उन हथियारों का इस्तेमाल करते देखा है। उन्होंने पायरेट्स को बहुत बेरहमी से मारा। उस वक्त समंदर का एक बड़ा हिस्सा खून से लाल हो गया था। वो कोई कार्गो शिप नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो असली पायरेट्स तो वो खुद हैं। जांग माओचाई की बातें सुनकर वांग जिंगमिंग दंग रह गया। पायरेट्स को किसी ऑफिशियल फोर्स ने नहीं, बल्कि एक कार्गो शिप के लोगों ने हराया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं सही सुन रहा हूं? उस लड़के ने सच में नेवल गन्स और मशीन गन्स बना ली? ये कैसे मुमकिन है? वांग जिंगमिंग ने फौरन सवाल किया, क्या तुम बकवास कर रहे हो? वो लिन जिंगलान तो अभी महज एक स्कूल जाने वाला बच्चा है ना? उसके पास नेवल गन्स बनाने की काबिलियत कहां से आएगी? वांग जिंगमिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद जांग माओचाई झूठ बोल रहा है, लेकिन वांग जिंगमिंग के चेहरे पर हैरानी देखकर जांग माओचाई को लगा कि लिन जिंगलान ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वो एक्साइटमेंट में बोला, जनाब, आपको अंदाजा नहीं है, वो लिन जिंगलान बहुत निडर है। मैंने खुद उसे जहाज रवाना होने से पहले कहते सुना था कि उसने वो सब अपने हाथों से बनाया है। वो सब अभी भी जहाज पर ही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए सर, मैंने एक भी गोली नहीं चलाई। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। वांग जिंगमिंग ने सामने खड़े जांग माओसाई को देखा
उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसकी बात सच है या नहीं ये अलग बात थी, लेकिन उसकी ये बेशर्मी देखकर वांग जिंगमिंग को उससे सख्त नफरत हो गई थी। पर इतने सालों के करियर ने उसे अपने जज्बात छुपाना सिखा दिया था। उसने चेहरे पर गुस्से का एक निशान तक नहीं आने दिया। इसके बजाय उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी जानकारी बहुत काम की है, मैं इस पर गौर करूंगा। लेकिन सुनो, तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे, समझे? वरना तुम्हें मिलने वाला टॉप मेरिट क्रेडिट हाथ से निकल जाएगा। वांग जिंगमिंग को डर था कि कहीं जांग माओचाई अपना मुंह ना खोल दे। अभी वो परदेश में थे और अगर ये बात फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इधर जांग माओचाई टॉप मेरिट क्रेडिट की बात सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा जैसे एम्बेसडर उसे बहुत अहमियत दे रहे हैं। वो और भी शुक्रिया अदा करने ही वाला था कि अगले ही पल वांग जिंगमिंग ने उसे मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर भेज दिया। जांग माओसाई के जाने के बाद वांग जिंगमिंग ने उस सैटेलाइट फोन की तरफ देखा जो अभी भी कनेक्ट था। उसे पता था कि वांग बिंगी ने ये सारी बातें सुन ली होंगी, इसलिए उसने सीधे पूछा, ओल्ड वांग, तुमने अभी सब सुना ना? बताओ तुम्हें क्या लगता है? दूसरी तरफ वांग बिंगी अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था। उसे वो इंस्पेक्शन वाला दिन याद आया जब उसे कई बार लगा था कि वो चीजें असली हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सब एक बच्चे ने बनाया है तो उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया था। वो अपनी कैफियत बयान नहीं कर पा रहा था। एक तरफ उसे अपनी लापरवाही पर अफसोस था तो दूसरी तरफ वो खुद को खुशकिस्मत मान रहा था। वो सोच रहा है कि बाकी नुकसान मायने नहीं रखते, बस ड्रैगन कंट्री का कोई नागरिक जख्मी नहीं होना चाहिए। और उसने सच में ये उम्मीद नहीं की थी कि एक लड़का एक मामूली कार्गो शिप को मिलिट्री फ्रिगेट में बदल देगा। और वो चालाकी भरे दाव, उसने यूएस को इस कदर उलझाया कि उनके पास शिकायत करने का मौका ही नहीं बचा। वो अब तक सोच रहा था कि आखिर यूएस ने उनकी मदद क्यों की, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करते। ये लड़का वाकई एक जीनियस है। ये बहुत ही सुखद सरप्राइज है। सब कुछ समझने के बाद वांग बिंगी ने संजीदगी से कहा, अभी कोई जल्दबाजी मत करना। ऐसे बर्ताव करो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। फौरन 2 वॉरशिप्स को उनसे मिलने के लिए भेजो। पायरेट अटैक्स को रोकने का बहाना बनाकर उन 2 वॉरशिप्स को उन्हें एस्कॉर्ट करके तुरंत घर वापस लाने का इंतजाम करो। मैं यहां से अपनी टीम भेजूंगा। बाकी सच का पता हम बाद में लगा लेंगे। वांग बिंगी की बात सुनकर वांग जिंगमिंग को लगा कि यही सही रहेगा। यूएस को अब तक बेवकूफ बनाया गया था और जैसे ही उन्हें हकीकत पता चलेगी वो युनहाई से बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अभी घर वापसी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जहां तक सच का सवाल है, जैसा वांग बिंगी ने कहा, घर पहुंचने के बाद भी तफ्तीश की जा सकती है। फोन रखने से पहले उसने एक और हिदायत दी। हाँ, एक और बात, उस जांग माओचाई नाम के लड़के पर कड़ी नजर रखने के लिए किसी को तैनात कर दो। उसे कोई तमाशा मत करने देना। निकलने से पहले लिन ज़ेनहाई को इत्तला कर दो। घर पहुंचते ही उससे निपट लेंगे। दोनों के बीच बातचीत खत्म होते ही वांग जिंगमिंग ने तुरंत एस्कॉर्ट वॉरशिप्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अगली सुबह तड़के ही उसने यूनहाई को रवाना होने के लिए कहा। वापसी का यह सफर बहुत तेज और काफी बोरियत भरा था, लेकिन इस बार एक फर्क था। कोई भी पहले की तरह डरा हुआ या तनाव में नहीं था। इस खाली समय का इस्तेमाल करके मैं फॉकर फ्रिगेट की उन सभी जानकारियों को ऑर्गेनाइज करने लगा जो सिस्टम ने एनालाइज की थी। ये मेरे लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव था। मैं सोचता हूं कि अगर मैं हर चीज के लिए सिस्टम पर निर्भर रहा तो मैं बस एक बेकार लूजर बनकर रह जाऊंगा। जब हमारा सफर आधा तय हो चुका था तब वांग बिंगी खुद वॉरशिप्स लेकर हमसे मिलने पहुंचा। जहाज पर मौजूद हर किसी से एक बार पूछताछ करने के बाद उसने आखिरकार पूरी घटना के क्रम की पुष्टि कर ली। उन शिप कैनन्स और मशीन गन्स को देखने के बाद जिनका उसने पहले निरीक्षण किया था, वांग बिंगी मुस्कुराया और उसने मेरे कंधे को थपथपाया। शाबाश बच्चे, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। तुमने तो उस वक्त मुझे भी चकमा दे दिया था। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे ड्रैगन कंट्री के पास तुम्हारे जैसा एक जीनियस टीनेजर है। मैं थोड़ा अजीब महसूस करते हुए मुस्कुराया। मैंने वांग बिंगी की तरफ देखा और बहुत ईमानदारी से कहा, डायरेक्टर वांग, मुझे वाकई बहुत खेद है कि मैंने आपको इतनी परेशानी में डाल दी। मैं और भी माफी मांगने ही वाला था कि वांग बिंगी ने हाथ हिलाकर मुझे रोक दिया। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम सबका जिंदा रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम्हें इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही हायर अप से बात कर ली है और अब आगे कोई जांच नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे जहाज पर लगी ये सारी कैनन्स मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही लिन ज़ेनहाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे पहले कि वांग बिंगी के आदमी कुछ करते, उसने जहाज के लोगों को उन्हें उतारने के लिए बुला लिया।
उन्होंने सारी कैनन्स और मशीन गन्स को वॉरशिप पर चढ़ा दिया। वांग बिंगी अब और ज्यादा देर रुककर बात नहीं कर सकता था। आखिर उसे अभी भी दर्जनों पन्नों की सेल्फ क्रिटिसिज्म रिपोर्ट लिखनी थी। कुछ दिनों बाद यूनहाई आखिरकार सुरक्षित वापस लौट आया। जैसे ही सबने अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर कदम रखा, उनके मन से सारा डर और बोझ पूरी तरह उतर गया। उस रात लिन जिनहाई ने दरियादिली दिखाते हुए सीधे लिन फैमिली के घर पर ही 10 मेजों वाली एक शानदार दावत रखी। अभी सब मजे से खाना खा ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर सैनिकों की एक टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। लीड कर रहे ऑफिसर ने पहले सबको देखा और फिर उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। नमस्ते कॉमरेड लिंजियन, मैं नेवल बेस से झाओ रुई हूं। मैं चीफ के आदेश पर यहां आया हूं, कृपया हमारे साथ चलें। उस ऑफिसर की आंखों में एक तीखी चमक थी और वो बहुत गंभीर लग रहा था। ये नजारा देखकर लिन फैमिली के सभी सदस्य घबरा गए। आखिर क्या हो रहा है? वापस आते ही उसे क्यों ले जाया जा रहा है? लिन जेंगहाई तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से ऑफिसर के पास जाकर गंभीरता से बोला, मेरी लिन जेंगलान ने क्या गलती की है? आप उसे अचानक इस तरह क्यों ले जा रहे हैं? अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके माता पिता होने के नाते मुझे उसकी जगह ले चलिए। कमरे में मौजूद लिन फैमिली के दूसरे सदस्य भी एक एक करके बोल पड़े और उन्होंने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। आप किसी को बिना वजह इस तरह नहीं ले जा सकते। ये कैसा नियम है? हमारी लिन जिंगयान कोई बुरी इंसान नहीं है। वो वेपन मॉडिफिकेशन वाला मामला, क्या आपने नहीं कहा था कि आप अब उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आप इस बात के लिए एक बच्ची को गोली मार देंगे? लिन जिंगलान तो टॉप एग्जाम स्कॉलर है। सब एक साथ चिल्ला रहे थे। वो ऑफिसर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक विलन कैसे बन गया। वो तो बस अपने ऊपर दिए गए आदेशों का पालन कर रहा था। क्या चीफ को खुद किसी को लेने आना पड़ेगा? ऑफिसर ने जल्दी से अपनी बात रखी। सब शांत हो जाइए। चीफ का कोई बुरा इरादा नहीं है। वो बस युवा कॉमरेड लिन जिंगलान से मिलना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मामूली पूछताछ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। हम इस छोटी बच्ची को कहीं बेच नहीं देंगे। हैजो मिलिट्री प्रोक्यूरेटरेट के हेड वांग बिंगी भी वहीं मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी के चेहरे से डर कम नहीं हुआ। भले ही वे साधारण नागरिक थे जो गुजारे के लिए जहाज चलाते थे, लेकिन वे जानते थे कि हथियार बनाना एक संगीन जुर्म है। पर वे इस जानलेवा सफर से सिर्फ उन्हीं मॉडिफाइड वेपन्स की वजह से बच पाए थे। वे कैसे एक बच्ची को अकेले सारा इल्जाम सहने देते? मैंने भीड़ के पीछे से राहत की सांस ली, आगे बढ़ी और सबके सामने खड़ी होकर उन्हें तसल्ली दी। चाचा और चाची, आप लोग चिंता मत कीजिए। शायद लीडर्स को मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। शांत हो जाइए, ठीक है? वे मुझे बिना किसी वजह की गोली नहीं मार देंगे। मैं बस अभी वापस आ जाऊंगी। जब मैंने सबको थोड़ी देर समझाया, तब जाकर उनकी चिंता धीरे धीरे कम हुई। मैंने अपने पिता को एक आश्वस्त करने वाली नजर दी और ऑफिसर के साथ निकल गई। जब मैं उस जगह पहुंची जहां वांग बिंगी था, तो देखा कि उसे पहले ही बुरी तरह डांटा जा चुका था। उसके सामने खड़ा एक गुस्से से लाल बूढ़ा आदमी उसे ऐसे डांट रहा था जैसे वो कोई निकम्मा पोता हो। मुझे अंदर आते देख उस बूढ़े का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने जिज्ञासा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक परखा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया। तुम बच्ची काफी दिलचस्प हो। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम यांग ज़ेनशान है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि तुमने एक कार्गो शिप को वॉरशिप में बदलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि ये इतना गंभीर मामला है कि तुम्हारे पूरे परिवार को जेल हो सकती है? भले ही यांग ज़ेनशान मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने अपनी पलकें झपकाईं और कहा, चीफ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो इलाका समुद्री डाकुओं से भरा पड़ा है। कुछ समय पहले ही वहां एक विदेशी कार्गो शिप के साथ हादसा हुआ था और वो तो सिर्फ एक रिपोर्ट किया गया मामला था। न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता। अगर मैंने उस समय जहाज को वॉरशिप में नहीं बदला होता तो मेरा पूरा परिवार और जहाज पर मौजूद बाकी सभी लोग डाकुओं के हाथों मारे जाते। हम तो बस अपनी सुरक्षा कर रहे थे। यांग ज़ेनशान ने कुछ पल के लिए मुझे परखने वाली नजरों से देखा, फिर धीरे से फुफकारते हुए मुस्कुराया। तुम बच्ची में वाकई बहुत हिम्मत है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा ये जुआ काम कर गया। अगर तुमने तब वे हथियार मॉडिफाई नहीं किए होते तो शायद आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। भले ही तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझे खुशी है कि तुम सब जिंदा बच गए। लेकिन मैंने सुना है कि तुमने ये सारा काम अकेले किया और पूरे वेपन सेट पर सिर्फ कुछ 1000 युआन ही खर्च हुए। क्या तुम अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? चीफ, उन हथियारों का मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे चलाने से पहले तक वे सब उन्हें खिलौना समझ रहे थे। भले ही वे चीजें डरावनी लगती हैं, लेकिन उनकी अटैक स्पीड और एक्यूरेसी असल में काफी खराब है।
मेरे पास इंफ्रारेड सेंसर्स और फेज्ड अरे रेडार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। यांग ज़ेनशान को पहले लगा था कि वांग बिंगी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये छोटी सी बच्ची वाकई इतनी काबिल होगी। वो खुद से एक क्लोज इन वेपन सिस्टम तक बना सकती थी। यांग ज़ेनशान मुझे जितना देख रहा था उतना ही संतुष्ट होता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे बच्चे, क्या तुम मिलिट्री ज्वाइन करना चाहती हो? समुद्र में तुम्हारे प्रदर्शन और मेरी सिफारिश के साथ मैं तुम्हें सीधे नेवी में भर्ती करवा सकता हूं। यहां तक कि तुम्हें असाधारण रूप से मेजर के पद पर प्रमोट करना भी मुमकिन है। लेकिन मैंने अपना सिर हिला दिया। यांग ज़ेनशान एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने आगे कहा, तो तुम नेवी के तहत आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल होना चाहती हो? वो भी किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हें एक अलग लेबोरेटरी दे दूंगी। जब तक तुम्हारी जरूरतें जायज होंगी, तुम्हें वो सारा फंडिंग मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। क्या मेरी शर्तें काफी शानदार नहीं है बच्चे? मैंने फिर से अपना सिर हिला दिया। यांग ज़ेनशान की भौहें और भी तंगनी। तो तुम अपनी टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना चाहती हो, वो भी ठीक है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलिट्री को सप्लाई करनी होगी। उसके बाद तुम्हें उसका हर एक पैसा मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मैंने फिर भी मना कर दिया। अब यांग ज़ेनशान पूरी तरह उलझन में था। उसने जो 3 विकल्प दिए थे उनमें से एक शक्ति का प्रतीक था, एक प्रसिद्धि का और एक पैसे का। तुम्हें इन तीनों में से कुछ नहीं चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? ठीक उसी समय मैं बोल पड़ी, सर, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। भले ही मुझ में कुछ प्रतिभा है, लेकिन मैं एक व्यवस्थित और व्यापक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूं। यांग ज़ेनशान ने लगभग अपने मुंह की चाया बाहर उगल दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके सामने खड़ा ये युवक असल में अभी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन उसका ज्ञान पहले से ही इतना है कि वो खुद हथियार बना सकता है और वॉरशिप्स को मॉडिफाई कर सकता है। शायद किसी कॉलेज प्रोफेसर के पास भी ऐसी काबिलियत नहीं होगी। क्या फिर से स्कूल जाना समय और टैलेंट की बर्बादी नहीं होगी? सीधे काम शुरू करने से मैं और तेजी से ग्रो कर सकता हूं। लेकिन मेरी आंखों में पक्का इरादा देखकर उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान करने का सोचा। कॉलेज जाना भी नामुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर पाएगी? ये सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया। अपने पिछली जिंदगी में मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चिंगवा और पीकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। लेकिन इस दूसरी जिंदगी में सिस्टम बाइंड करने के बाद मुझे भी लगता है कि ड्रैगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे लिए ज्यादा सही है। पर मेरी रीबर्थ की टाइमिंग खराब थी, तब तक वहां के एप्लीकेशंस बंद हो चुके थे। अब यांग ज़ेनशान की बातें सुनकर मैं अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। सर, क्या आपका मतलब है कि मुझे ड्रैगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है? वो कहते हैं, बिल्कुल मिल सकता है, बस इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन बच्चे, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी एक कंडीशन है। मैं जवाब देता हूं। कोई बात नहीं सर, जब तक वो नैतिकता के खिलाफ ना हो और मैं उसे कर सकूं, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। यांग ज़ेनशान ये सुनकर जोर से हंसते हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं। कितना दिलचस्प लड़का है देखो। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। हाल ही में यूएस और ड्रैगन कंट्री के आसपास के देश कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी कोस्टल डिफेंस कमजोर है और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हायर अप्स ने 1.3 बिलियन युआन अप्रूव किए हैं और रशिया से 3 मॉडिफाइड टाइप 1155.3 फ्रिगेट्स खरीदने का फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो और उन्हें चेक करो। कहीं रशिया हमें कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट देकर बेवकूफ तो नहीं बना रहा। बात करते करते यांग ज़ेनशान की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। ड्रैगन कंट्री पहले भी उन रशियंस के हाथों धोखा खा चुका है। उस वक्त देश को एडवांस्ड वेपन्स की सख्त जरूरत थी, लेकिन रशिया ने जो हथियार बेचे वो काम से ज्यादा नाम के लिए थे। खरीदने के कुछ समय बाद ही उन्हें सेकेंड लाइन यूज के लिए भेज दिया गया। इसलिए इस बार उन्हें इस नौजवान से बहुत उम्मीदें हैं। भले ही आज ड्रैगन कंट्री में मिलिट्री इंडस्ट्री टैलेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन अगर अकेले नेवल गन बनाने की बात आए तो उन्हें एक भी ऐसा इंसान याद नहीं आता। लेकिन यांग ज़ेनशान की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ जाते हैं। इतने पुराने ऑफशोर पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करना, और वो भी सिर्फ 3, ये तो बहुत बड़ा घाटा है। मेरी आंखों में एक चमक आती है। क्यों ना आप वो 1.3 बिलियन मुझे दे दें? मैं ड्रैगन कंट्री के बेड़े में 10 फोकर फ्रिगेट्स जोड़ सकता हूं। पास खड़े यांग ज़ेनशान और वांग बिंगी मेरी बात सुनकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। वो अपनी जगह पर जम जाते हैं और काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वांग बिंगी चिल्लाते हैं, लिन जिंगलैन, क्या घर से पीकर आए हो या क्या?
यहाँ आकर बकवास कर रहे हो? मैं गंभीरता से कहता हूँ, डायरेक्टर वैंग, मैं सीरियस हूँ सर, यहाँ मौजूद हैं। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उनके सामने डींगे मारूं? जब मैं वांग बिंगी से बहस कर रहा था तभी यांग ज़ेनशन कहते हैं, अच्छे बच्चे, मैंने तुम्हें कम आका था। हिम्मत तो है तुम में, लेकिन मुंह खोलकर तो कोई भी बड़ी बातें कर सकता है। तुम बताओ, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मैं समझाता हूं। जब हम समंदर में थे तब एम्बेसडर वांग जिंगविन के नेतृत्व में मैंने खुद फोकर हमी शिप पर जाकर इंस्पेक्शन किया था। वापस आते वक्त मैंने उस पर रिसर्च की और उसके बेसिक ब्लूप्रिंट्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज तैयार कर ली हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको सारे ब्लूप्रिंट्स और टेक्नोलॉजी दिखा सकता हूं। आप किसी से भी उन्हें चेक करवा लीजिए। उनकी परफॉर्मेंस शायद बिल्कुल वैसी ना हो, पर वो उससे कम भी नहीं होगी। चूंकि मैं सिस्टम की बात नहीं बता सकता था, इसीलिए मैंने अपनी बात थोड़ी संभाल कर कही। सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूएस के पास है, हमने बस उसका हुलिया बदला है। इससे पहले कि यांग ज़ेनशान कुछ कहते, वांग बिंगी ने बेताबी से पूछा, बच्चे, डोंट टेल मी तुमने यूएस के ब्लूप्रिंट्स चोरी किए हैं। मैं जवाब देता हूं, चीफ वांग, टेक्नोलॉजी के मामले में इसे चोरी नहीं, रेफरेंसेस से सीखना कहते हैं। और फिर उनकी कोर टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक नज़र देखकर कोई कैसे चुरा सकता है? इसे डेवलप करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए हैं। कमरे में अचानक खामोशी छा जाती है। वांग बिंगी अब मुझसे बहस नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी गहरा शक है। उनके सामने खड़ा ये लड़का एक जीनियस है, पर जीनियस होने की भी तो एक हद होती है। सिर्फ 10 दिनों में फॉकर फ्रिगेट डेवलप करना कैसे मुमकिन है? वो कहते हैं, ठीक है, मैं अभी इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का इंतजाम करता हूं। अगर ये चेक में पास हो गए तो मैं तुम्हें वो 1.3 बिलियन युआन दे दूंगा। अगर तुम ये कर पाए तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े अवार्ड की एप्लीकेशन भेजूंगा। लेकिन डिलीवरी की एक डेडलाइन होगी, 10 साल, और ज्यादा से ज्यादा 15 साल। क्या कहते हो? ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सर, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। अगर हम इसे पूरा करने के लिए 10 साल इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा। अगर आप मुझे 2 साल और दें तो मैं आपके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता हूं। बस मुझे जरूरी स्टाफ, मटेरियल्स और फंडिंग देनी होगी। जैसे ही मैं ये कहता हूं, यांग ज़ेनशान और वांग बिंगी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। यांग ज़ेनशान को लगता है कि ये बच्चा उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्हें फ्रिगेट प्रोजेक्ट मुमकिन लग रहा था, पर मेरी अगली बात सुनकर उन्हें शक होने लगा कि कहीं वो एक किशोर की बातों में आकर अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो रहे। लेकिन वो अपनी बात कह चुके थे, इसलिए खुद को संभालते हुए बोले, बच्चे, मैं इसे तुम्हारी जवानी का जोश मानकर टाल रहा हूं। पहले फ्रिगेट बना लो, फिर इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतना कहकर वो मुझे भेजने ही वाले थे, लेकिन मैं जाने की जल्दी में नहीं था। मैंने झिझकते हुए अपना सिर खुजलाया। सर, एक और बात बतानी है आपको। तो पता ही है कि नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है। फ्रिगेट बनाने में मेरा काफी वक्त जाएगा, इसलिए आपको स्कूल से बात करनी होगी। शायद मैं रोजाना क्लासेस अटेंड ना कर पाऊं। साथ ही मुझे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब चाहिए होगी। जब मुझे और स्टाफ या मटेरियल्स की जरूरत होगी, मैं आपको बता दूंगा। मैंने अपनी सारी शर्तें एक साथ रख दी। यांग ज़ेनशान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। आखिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, तो इन छोटी चीजों पर बहस करना उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कुछ बातें साफ कर दी। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जो चाहिए मांग लेना, लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, प्रोसेस से नहीं। बीच में काम मत छोड़ना, वरना तुम्हें भगोड़ा करार दे दिया जाएगा। वांग बिंगी मेरी तरफ बेबसी और तारीफ भरी नजरों से देखते हैं और एक लंबी आह भरते हैं। अपना बेस्ट देना बच्चे। अगर तुमने वाकई वो 10 फ्रिगेट्स बना लिए तो तुम कोस्टल डिफेंस के नए पिता और लॉन्गुओ की नई फ्रिगेट्स के जन्मदाता बन जाओगे। शायद तुम्हारा नाम भविष्य की टेक्स्ट बुक्स में भी हो। कुछ दिनों बाद एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। यांग ज़ेनशान ने जो ब्लूप्रिंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे थे, उनके रिजल्ट्स आ चुके थे। शायद हायर अप्स को उनकी कीमत समझ आ गई थी, इसलिए यांग ज़ेनशान ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए यूनिवर्सिटी के पास मेरे लिए एक पूरी इंडिपेंडेंट रिसर्च बिल्डिंग अलॉट कर दी। हालांकि अभी मटेरियल्स और इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे थे, इसलिए मैं फिलहाल आराम से रह सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैं कॉलेज गया था, पर किंग बाई यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सब कुछ सेमी मिलिट्री मैनेजमेंट के तहत चलता था। जैसे ही मैं क्लासरूम में बैठा, चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वो सीधे पोडियम की तरफ गया और मेज थपथपाई। उसकी तेज नजरें वहां मौजूद हर किसी पर घूनी। मेरा नाम ली शेन सिंह है। मैं कोर मिलिट्री कोर्स के लिए तुम्हारा प्रोफेसर हूं।
मुझे पता है कि तुम सब टॉप स्टूडेंट्स रहे हो। तुम सब अपने अपने हाई स्कूल्स में टॉपर्स रहे होगे, लेकिन लॉन्गवा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम बस एवरेज स्टूडेंट्स हो आज से। अगर हर सेमेस्टर तुम्हारे कोर मिलिट्री कोर्स का स्कोर 80 से नीचे रहा तो तुम्हें एक डीमेरिट मिलेगा। अगर स्कोर 60 से कम हुआ तो सीधा मेजर डीमेरिट। और याद रखना, अगर 4 मेजर डीमेरिट्स मिले तो तुम्हें फौरन एक्सपेल कर दिया जाएगा। लॉन्गो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में औसत दर्जे के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ कामचोरी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे ही ली शेनशिंग ने अपनी बात खत्म की, पूरी क्लास में खलबली मच गई। हर कोई सन रह गया था। 4 बार गलती की और सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर। किसी ने भी एनरोलमेंट से पहले लॉन्ग के यूनिवर्सिटी के इस कड़े नियम के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ली शेनसिंग ने कोई सफाई नहीं दी। उसने एक ठंडी नजर सब पर डाली और कहा, अब तुम सब अपना एक छोटा सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे और इस पहले सेमेस्टर के अपने प्लान्स बताओगे। शुरुआत इसरो से होगी। उसका अंदाजा इतना सख्त था कि सब घबरा गए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर आने लगे। सब अपनी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता था तो कोई ड्रैगन कंट्री को महान बनाना चाहता था। उनके लक्ष्य सुनने में बहुत ऊंचे और प्रभावशाली लग रहे थे। ली शेनशिंग हर किसी की बात सुनकर अपनी टिप्पणी दे रहा था। टेक्नोलॉजी कोई खाली पुलाव पकाना नहीं है। एक बार एरोडायनामिक्स पढ़ लोगे तब समझ आएगा कि आज तुम कितनी बेवकूफी भरी बातें कर रहे थे। अपने आदर्शों के बारे में बताना ठीक है, लेकिन उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, वरना ये सब सिर्फ कोरी बातें हैं। कीबोर्ड पर बैठा एक आलू भी तुमसे बेहतर काम कर लेगा। उसकी कड़वी बातें, वो गंभीर आवाज और आंखों की चमक ने एक के बाद एक हर स्टूडेंट को शर्मिंदगी से लाल कर दिया। स्टेज से उतरते वक्त कोई भी अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। तभी मेरी बारी आई। मैं शांति से पोडियम की तरफ बढ़ा। मेरा नाम लिन जिंगयान है। इस पहले सेमेस्टर के लिए मेरा प्लान है एक फोकर फ्रिगेट को बड़ी आसानी से तैयार करना। पूरी क्लास सन्न रह गई। उसने क्या कहा? एक फ्रिगेट बनाना, वो भी आसानी से? जहां तक मेरी आकांक्षा की बात है, मैं एक ऐसा जहाज बनाना चाहता हूं जो फॉकर फ्रिगेट से भी बेहतर परफॉर्म करे। मैंने अपनी बात पूरी मजबूती और यकीन के साथ कही। आखिर अगर जवानी में थोड़े बड़े सपने ना हो तो वो जवानी ही क्या। और वैसे भी अब मेरे पास इसे सच करने की काबिलियत थी। यकीनन ली शेनशिंग की नजरें मुझ पर टिक गईं। जितने भी स्टूडेंट्स ऊपर आए थे, उनमें से ये पहला था जिसने इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी थी। इससे उसकी दिलचस्पी जाग गई। स्टूडेंट लिन जिंगयान, सही कहा ना? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है? मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर ली शेनशिंग को बिना किसी वजह के गुस्सा आ गया। उसे लगा शायद ये लड़का सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में मौजूद स्टूडेंट फाइल देखी, ली शेनशिंग के होश उड़ गए। इस स्टूडेंट का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कट ऑफ से कहीं ज्यादा था और इसे खुद मिलिट्री डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया था। उसे समझ आ गया कि यहां जरूर कोई ऐसी बात है जो उसे पता नहीं है। उसने संभलते हुए कहा, ठीक है लिन जिंगयान, तुमने मुझे अपना नाम याद रखने पर मजबूर कर दिया है। अगला स्टूडेंट आ जाओ। सबकी हैरान नजरों के बीच मैं अपना सर ऊंचा किए स्टेज से नीचे उतर आया। क्लास खत्म होने के बाद मैं अपने डॉर्म में वापस आ गया। मेरे रूममेट्स अभी तक नहीं लौटे थे। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपने बैकपैक से कागज कलम निकाल लिए। क्लास में मैंने फोकर फ्रिगेट से बेहतर जहाज बनाने की जो बात कही थी, वो कोई हवाई बात नहीं थी। जब से मैंने फोकर फ्रिगेट को एनालाइज किया था, मेरे दिमाग में यह आइडिया घूम रहा था। मैं इसके वेपन सिस्टम को और भी बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन इसमें पावर यूनिट, कंट्रोल सिस्टम्स और लगभग सभी स्ट्रक्चरल प्रोसीजर्स शामिल थे। सुधार करना इतना आसान नहीं था। खुशकिस्मती से मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम मेरी मदद के लिए था, जो मेरे लिए सारा डेटा प्रोसेस कर सकता था। जैसे ही मैं अपने दिमाग में इन रफ डेटा पॉइंट्स को देख रहा था, सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई। डिटेक्टेड होस्ट डिजाइनिंग वॉरशिप वेपन स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट, रनिंग सेल्फ डायग्नोसिस नाउ। अपने दिमाग में ये आवाज सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और फिर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सिस्टम में ये फंक्शन भी है। इससे काम बहुत आसान हो गया। सिस्टम की मदद से मैंने टॉर्पीडोज, नेवल गन्स, CIWS, मशीन गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स और बाकी सभी रिलेटेड सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया। जब सिस्टम ने सब कुछ चेक कर लिया तो मैंने तेजी से कागज पर ड्राइंग और कैलकुलेशंस लिखनी शुरू कर दी। न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब मैं अपनी ड्राइंग खत्म करने ही वाला था, तभी किसी ने पास से मेरा हाथ थपथपाया। मैंने थोड़ा चिढ़कर पूछा, क्या चाहिए? मुझे काम के बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वहां ली शेनशिंग खड़ा था।
प्रोफेसर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ली शेनशिंग ने डेस्क पर रखे ब्लूप्रिंट पर नजर डाली और कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या समय हो रहा है? तुम इवनिंग क्लास मीटिंग में नहीं आए। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। मैंने अपना सिर खुजलाया। सॉरी प्रोफेसर ली, मैं काम में इतना खो गया था कि वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। मैं फ्रिगेट के वेपन अपग्रेड ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था और ये बस खत्म ही होने वाला है। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि कुछ और जोड़ने की जरूरत है? ये सुनकर ली शेनसिंग की त्योरियां चढ़ गईं। क्या मैंने सही सुना? वॉरशिप वेपन अपग्रेड ब्लूप्रिंट। उसे लगा ये लड़का क्लास छोड़ने का बहाना बना रहा है। लेकिन तुम कोई बेहतर बहाना तो ढूंढ सकते थे। ये कैसा बेतुका बहाना है? अगर तुम सिर्फ एक दोपहर में वेपन ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकते हो तो हम जो सालों दशकों से लैब में रिसर्च कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? ली शेनशिंग ने मुझे डांटने के इरादे से डेस्क से ब्लूप्रिंट्स उठाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन पन्नों पर पड़ी जो घने डेटा, फॉर्मूलाज और डिजाइन डायग्राम से भरे थे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ा और गौर से देखने के बाद वो दंग रह गया। एरोडायनामिक्स वाला हिस्सा बिल्कुल सटीक था। यहां तक कि कुछ चीजें तो उसकी समझ से भी बाहर थीं। ली शेनशिंग न जाने कितनी देर तक उन ब्लूप्रिंट्स को देखता रहा। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ हैरानी से देखा। तुमने ये थ्योरेटिकल डेटा कैसे निकाला? और ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और मैकेनिक्स कैलकुलेशंस, ये सब तुमने कैसे सॉल्व किया? मैंने जवाब दिया, प्रोफेसर ली, ये फोकर फ्रिगेट की रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। एरोडायनामिक्स के लिए मैंने माओ क्यांग के टाइप 1135 मॉडल को रेफर किया है, लेकिन उसमें 3 जरूरी ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं। आपको समझना होगा कि ली शेनशिंग खुद एक रिसर्चर था, इसीलिए वो इन आंकड़ों को समझ पा रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा ये लड़का किसी करिश्मे से कम नहीं था। तभी उसे कुछ याद आया। 1 मिनट, तुमने आज सुबह कहा था कि तुम एक वॉरशिप बनाना चाहते हो। क्या तुम वाकई इसे लेकर सीरियस हो? मैंने मजबूती से सिर हिलाया। ली शेनशिंग ने मेरी आंखों में वो पक्का इरादा देखा और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ली। इसके बाद चीजें बहुत आसान हो गईं। जैसे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इक्विपमेंट और मटेरियल्स आने लगे, मेरा क्लासेस में जाना कम हो गया। मैं अपना लगभग सारा वक्त इंस्टीट्यूट में ही बिताने लगा। अब हमारे पास फंडिंग, स्टाफ, मटेरियल्स और इक्विपमेंट सब कुछ था, इसलिए काम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। 2 महीने बाद मैंने अपने सामने खड़े मॉडिफाइड फॉकर फ्रिगेट को देखा और इत्मीनान से सिर हिलाया। अब इसे फॉकर कहना गलत होगा, अब ये था ड्रैगन वॉरशिप। ड्रैगन के लॉन्च टेस्ट वाले दिन यांग ज़ेनशन खुद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। अपने सामने उस शानदार जंगी जहाज को देखकर हर कोई दंग रह गया। मैं सबको जहाज के अंदर ले गया और उसकी खूबियां बताने लगा। सब यहां देखिए, ये मेन नेवल गन फायरिंग एरिया है। उधर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड है। हालांकि हमारा ड्रैगन वॉरशिप फोकर फ्रिगेट से प्रेरित है, लेकिन इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस उससे 30% बेहतर है। सबसे बड़ा सुधार इसके वेपन सिस्टम में किया गया है। मैं अभी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिसाइल इंस्पेक्शन इन प्रोग्रेस, इंस्पेक्शन कंप्लीटेड, मिसाइल एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हुई, नीली आग का एक गोला तेजी से निकला। पलक झपकते ही मिसाइल लॉन्च एरिया को पीछे छोड़ते हुए भयानक रफ्तार से आगे बढ़ी। हर कोई उस मिसाइल की हाई स्पीड फ्लाइट से पैदा हुए दबाव को महसूस कर सकता था। वांग बिंघी और यांग ज़ेनशान के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उनकी नजरें सामने टिकी थीं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। तेज रोशनी के बाद आसमान में एक मशरूम जैसा बादल बन गया। धमाके की गर्मी और गंध ने उस टारगेट शिप के परखच्चे उड़ा दिए। वहां मौजूद हर शख्स सन्न था। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। स्पीड एकदम सही है। ये मार्क 1.5 के करीब पहुंच रही है। वांग बिंघी जैसा सख्त आदमी भी उस पल खुशी से रो पड़ा। ड्रैगन वॉरशिप के साथ अब ड्रैगन कंट्री समंदर में अपना सर ऊंचा कर सकता था। शायद ये नौजवान वाकई वही बनेगा जो उसने कहा था, ड्रैगन कंट्री की समुद्री सुरक्षा का रक्षक। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है।
आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त जाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।